हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम कुछ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का इंट्रो डिस्कस कर रहे थे। वापसी दोबारा से बेटा वहीं पर आते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सब सामने देखना मेरी तरफ, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। बेटा हमने सबसे पहले डिबेंचर्स पे चर्चा की थी, फिर हमने बात की थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, देन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग पे अभी मेरी सारी चर्चा पेंडिंग है बेटा। बेटा फिर हमने बात की थी डिबेंचर की कॉस्ट की। बाबू डिबेंचर की कॉस्ट क्या आती है कंपनी को? आप में से कोई नहीं बोलेगा। प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या आती है कंपनी को बेटा? कौन बोला? और प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या आती है बेटा? बोलो बेटा। प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी के लिए वर्ड लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट क्या आती है? इक्विटी की कॉस्ट क्या आती है कंपनी को? इक्विटी डिविडेंड, या लिखना चाहो तो डिविडेंड भी वर्ड लिख सकते हो। डिबेंचर के आगे एक रेट जरूर मेंशन होता है बेटा, जो इंडिकेट करता है पर एनम इंटरेस्ट, यानी कि साल भर का ब्याज कितना है। प्रेफरेंस के आगे एक रेट मेंशन होता है बेटा, जो इंडिकेट करता है पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन मैंने भी दो बातें पेंडिंग छोड़ी हुई हैं। इक्विटी के आगे ना तो कोई रेट बेटा मेंशन होता और ना ही कंपनी इसका पैसा कभी भी वापस करती, ठीक है जी बाबू। फिर हमने बात करी थी रिस्क की। आपने बेटा अभी सुनाना है ये मेरे को, आपको पता नहीं है, आप पिटोगे आज बहुत बढ़िया वाले। बेटा डिबेंचर का रिस्क क्या है? मतलब हाई रिस्क से मेरा मतलब, हाई रिस्क क्यों बेटा? चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ना तो डिवेंचर का इंटरेस्ट एक भी दिन रोका जा सकता, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट। तो बेटा जो डिवेंचर के साथ रिस्क है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है, ये कंपनी बंद कराने की पावर रखते हैं, ठीक है जी। प्रेफरेंस मीडियम रिस्क क्यों? बेटा कंपनी बंद कराने जितनी पावर तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी रिस्क है। क्यों बेटा? जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेरी भी करी, तो क्या हुआ, नॉन क्यूमुलेटिव भी तो शेयर इशू होते हैं। बेटा मैं जनरल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही क्या है बेटा? ये अपना डिविडेंड क्यूमुलेट करते हैं। तो बेटा अगर आप फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दे पाए, किसी भी वजह से लॉसेस थे आपको, तो बेटा सेकेंड ईयर इनका डिविडेंड डबल हो चुका होगा। दूसरे साल भी नहीं दे पाए तो तीसरे साल ट्रिपल हो चुका होगा। तो बेटा प्रेफरेंस के साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो है मीडियम टाइप ऑफ रिस्क। एंड व्हाट अबाउट इक्विटी? नो रिस्क और लो रिस्क, कुछ भी बोलो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा था अवनी? तो इसीलिए लो रिस्क या नो रिस्क बोल रहा था मैं। बेटा कंपनी लॉस में है, आप इक्विटी का डिविडेंड मत दो, कुछ नहीं कर सकते ये। ना तो ये कंपनी बंद करा सकते, ना ही अपना पैसा क्यूमुलेट करके ले सकते। और कंपनी बेटा प्रॉफिट में है और आपका देने का मूड नहीं है इक्विटी का डिविडेंड, तब भी मत दो, ये तब भी कुछ नहीं कर सकते। वो वाला मुद्दा नहीं है इसमें जो आप बोल रहे थे पहले, ठीक है ना, कि कोई रेट मेंशन नहीं है, ये वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं। तो बेटा लो रिस्क या नो रिस्क। बेटा उसके बाद हमने बात करी फ्लोटेशन कॉस्ट की। इस पे मैं चर्चा दोबारा नहीं कर सकता, बस मैं हल्की सी एक बात बोलकर साइड हो जाऊंगा। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट मतलब पैसा लेने के लिए जो आप पैसा खर्चते हो,
उसे आप फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हो या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड बोलते हो। ठीक है ना। कल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप बैंक लोन भी लेना चाहोगे ना तो बैंक लोन लेने के लिए भी पैसे बहुत सारे खर्च हो जाएंगे आपके। यही फ्लोटेशन कॉस्ट है बेटा या इशू कॉस्ट है। ठीक है बेटा। बाबू ये कॉस्ट डिवेंचर के केस में सबसे कम होती है, प्रेफरेंस के केस में मीडियम होती है और इक्विटी में सबसे ज्यादा होती है। चलो जी बेटा, टेबल अभी बहुत सारा रहता है, हमने रिटेन्ड अर्निंग पे बात नहीं करी, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे इसमें जो टच करने हैं। एक बार फिर भी आप ये टेबल में देख लो, अगर कोई बात आपको लगता है मुझे रिपीट करनी चाहिए मुझे बताओ, मैं क्या रिपीट करूं। डिवेंचर की कॉस्ट समझ आई, प्रेफरेंस की कॉस्ट समझ आई, इक्विटी की कॉस्ट समझ आई, क्या क्या है। कंपनी अगर इन तीनों में से किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेती है तो ये पे करना होता है हमें। अगर पे ना कर पाए तो क्या सिचुएशन होती है, वो रिस्क है। और बेटा फंड रहने के लिए जो पैसा खर्च करते हो उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ये वो लिस्ट है। ठीक है जी बाबू, कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। ये आपकी मर्जी नहीं है बेटा कि इक्विटी वाले पहले आए लो जी इक्विटी डिविडेंड, फिर डिवेंचर वाले आगे लो जी अपनी ब्याज ले जाओ, ऐसे नहीं होता। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। और सीक्वेंस क्या है बेटा, सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया जाता है, सबसे पहली बात। उसके बाद बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है ना बेटा। सबसे पहले मैं तो देख रहा था कितना को पढ़ा हुआ है इन्होंने 11th क्लास में, और कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं गलत थोड़ी कहता हूं, पढ़ के कुछ भी नहीं आते हो आप बेटा। डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन बेटा गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। पता है कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारी? दोबारा बोलो। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ये आपकी मर्जी नहीं है, कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है कि मुझे पेमेंट ऐसे करनी है तो बेटा ऐसे ही करनी है। बाबू ये तो बात रही कि मेरे को कॉस्ट कैसे पे करनी है या आपकी रिटर्न कैसे पे करनी है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मैंने डिवेंचर से 10 लाख लिए, मैंने प्रेफरेंस से 10 लाख लिए, मैंने इक्विटी से 10 लाख लिए और ये कर दिए इन्वेस्ट 30 लाख रुपए। ठीक है जी, 30 लाख से मैंने कुछ कमाया, मेरे को कमाई बांटनी है आपकी। बेटा आपको कमाई बांट रहा हूं, सबसे पहले दूंगा इंटरेस्ट, दूंगा फिर टैक्स, दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, दूंगा इक्विटी डिविडेंड। उसका क्या होगा जब प्रिंसिपल अमाउंट बांटनी पड़ेगी। मान लो बेटा डिवेंचर से पैसा लिया 10 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए पैसा लेते हो, मैक्सिमम 20 साल के लिए। मान लो मैंने 10 साल के लिए लिया, इससे भी मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 20 साल, मान लो 15 साल के लिए पैसा लिया बाबू, इससे मिनिमम 5 साल मैक्सिमम पूरी जिंदगी। अभी इस पे आऊँगा मैं ज़रूर वापस, लेकिन एक बार बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी के लिए पैसा लिया और बेटा मान लो 5 साल ही हुए हैं अभी, इससे 10 साल के लिए पैसा, इससे 15 साल, इससे पूरी जिंदगी। 5 साल में ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी आपको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं। हमने देखा है कि आपका पर्पस इलीगल है, भाई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कंपनी बंद। बेटा ये तो समझ में आया कि रिटर्न बांटने का ये सीक्वेंस है। एंड व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट का क्या? प्रिंसिपल अमाउंट का भी यही सीक्वेंस है। यानी कि बेटा अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ा, कल मैंने आपको बात करी थी, मैंने आपसे 10 लाख लिए, 10 लाख लिए, 10 लाख लिए। बेटा अगर 10-10 लाख ही वापस करने हैं, आपके प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस करना है, तो उसका सीक्वेंस भी यही है बेटा। खाली रिटर्न बांटने का सीक्वेंस ये नहीं है बेटा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बांटने का भी सीक्वेंस है।
मैंने जान के बोला था डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। मैं ऐसे भी बोल सकता था अगर मुझे बोलना होता, इंटरेस्ट टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। मैंने क्यों बोला बेटा ये साथ साथ? इसीलिए बोला ताकि ये भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए बेटा, दोनों में सीक्वेंस यही है। जब रिटर्न बांटने लगोगे तो भी सीक्वेंस यही, जब प्रिंसिपल अमाउंट बांटने लगोगे तो भी सीक्वेंस यही। समझ आई बात? सबसे पहले डिवेंचर के 10 लाख, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज। बेटा टैक्स के अलावा भी बहुत सारे ड्यूज हो सकते हैं, बिजली का बिल बकाया हो, हाउस टैक्स बकाया हो, तो बेटा गवर्नमेंट के ड्यूज। जब भी फैक्ट्री बंद होती है, कंपनी बंद होती है, पहले डिवेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट, देन गवर्नमेंट के पेंडिंग ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर कुछ बच गया तो इक्विटी, और अगर नहीं बचा ये तब भी कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते बेटा। समझ आई बात? ओके बात, बढ़े हैं आगे। समझ आया बेटा? कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, अगेन रिपीट करना बेटा, सारे बोल लो। डिबेंचर या बैंक लोन का, देन गवर्नमेंट के, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी, चलो जी एक रफ एग्जांपल लेते हैं, सुनना। मान लो बेटा आज मेरी कंपनी 20 लाख रुपए कमा लेती है, 30 लाख रुपए हमने लगाए, 10 लाख 10 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करे, पहले साल का प्रॉफिट 30 लाख से 20 लाख कमा ली। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले आपने देना होता है डिवेंचर का इंटरेस्ट। बेटा मेरे एग्जाम्पल में 10 लाख आपने लिए हुए हैं, 9% ब्याज देना है, 90,000 ब्याज देना है, 2 जी। आपने 90,000 रुपये ब्याज दिया, फंड बचा बेटा 19,10,000 रुपये। देन बेटा क्या पे करना है? टैक्सेस पे करने हैं गवर्नमेंट के। मान लो बेटा एग्जाम्पल है 6,10,000 रुपये के टैक्सेस है, पैसे बचे 13 लाख रुपये, देना है प्रेफरेंस का डिविडेंड। कितना देना है जी? 12% देना है। मैंने 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, यानी कि 1,20,000 रुपये का डिविडेंड देना है प्रेफरेंस का। पैसे बचे 11,80,000 रुपये। बेटा ये किसको बिलोंग करते हैं? अब ये सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है बेटा। बाबू आपने डिवेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दिए, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, अब बचता क्या आपके पास देने के लिए? इक्विटी का डिविडेंड। बेटा ये सारा पैसा इक्विटी को बिलोंग करता है। अब सबसे पहली बात जो मैंने छोड़ी थी, मैंने कल बोला था इक्विटी के आगे कभी कोई रेट नहीं होता। ये मैंने क्यों बोला था कि इक्विटी के आगे कभी कोई रेट नहीं होता? बाबू इक्विटी को कभी फिक्स्ड मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये पता ही नहीं होता कि बचेगा कितना। इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज रेजिडुअल ऑनर। रेजिडुअल समझते हो? रेजिड्यू। इक्विटी को हमेशा बचा कुचा मिलता है, और क्या बचेगा किसको पता? क्योंकि क्या होता है बेटा, प्रॉफिट नहीं पता होता ना कितना होगा। आपने साल शुरू हुआ, आप बता देते हो इस साल इतना प्रॉफिट होगा, जब पता ही नहीं तो इक्विटी को दोगे क्या? साल खत्म हुआ, पता लगा जी 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। डिवेंचर को तो फिक्स देने हैं 90,000 रुपये बेटा, प्रेफरेंस को फिक्स देने हैं 1,20,000 रुपये। इक्विटी के लिए जितना बच जाएगा सब इक्विटी का, इसलिए कभी कोई रेट बता ही नहीं सकता इक्विटी का। सर ऐसा हो सकता था मैंने कमाए होते 2 लाख, ऐसा नहीं हो सकता था मैंने कमाए 2 लाख, ऐसा हो सकता था मैं कमाता 5 लाख, ऐसा होता कमाता 7 लाख। तो जो कुछ बचेगा बस वही मिलेगा इक्विटी को, इक्विटी के आगे कभी कोई रेट नहीं हो सकता। समझ आई ये बात? ओके वही बात, जितनी आपकी एनर्जी है ना सारी लगा दो, ढंग से बैठो, वरना स्टूल लेके बैठ जाओ बेटा, अभी नींद खोलता हूं तुम्हारी। हाँ जी समझ आई बात? बेटा सीक्वेंस समझ में आया कैसे मैंने पेमेंट बांटी, ये समझ में आया कि इक्विटी के आगे कोई रेट नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बेटा, दुनिया को लगता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले गधे हैं कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखो अगर एज अ अननोन पर्सन, मुझे नहीं पता, जिसने मुझसे 11th में नहीं पढ़ा हुआ, आप बताओ मैं आपको अगर ऑप्शन दूं, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे? डिवेंचर में, प्रेफरेंस में या इक्विटी में?
आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे भाई, बोलो यार, जबान निकाल लो। इक्विटी में, डिबेंचर में, प्रेफरेंस में? इक्विटी में कौन कौन करना चाहता है? चलो, प्रेफरेंस में कौन कौन करना चाहता है? एक दो मेरे ये भी साथी है। डिबेंचर्स में कौन कौन करना चाहता है? ठीक है जी, इक्विटी वाले हैंड रेस करना दोबारा। राहुल भाई क्यों? इसमें सर अब मैं क्या बोलूं तेरे को, तू कंपनी नहीं है। मैंने तेरे को बोला तू इन्वेस्टर है, तेरे पास 1 लाख रुपए, कंपनी में हूं, तेरे हिसाब से तो तुझे सबसे ज्यादा रिस्क है। मेरे हिसाब से सोच, एज अ कंपनी मुझे प्रॉफिट है, मैं तेरा डिविडेंड नहीं दे रहा, तू कुछ कर सकता है? तू अपने हिसाब से सोचेगा तो हाईएस्ट रिस्क की पोजीशन में है, तेरे से ज्यादा रिस्क किसी को नहीं होता। हाँ जी वृंदा, क्यों इक्विटी? वृंदा, हाँ भाई शिवांशु, क्यों इक्विटी? क्योंकि वृंदा ने हाथ खड़ा कर इसलिए तूने कर दिया, तेरी बहन जो है। हाँ बता। अच्छा थोड़ा थोड़ा 11th वाला याद है, अच्छा फिर रुक जा तू। हाँ चुन भाई, आ गया मुद्दे की बात पे, बिल्कुल। चलो अब इस मुद्दे को टच करता हूं, सुनना बेटा। हमें जिंदगी में ये लगता है लोग पागल हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? जब नंबर आया रिटर्न मिलने का तो इनका नंबर आखिरी, जब नंबर आया प्रिंसिपल अमाउंट मिलने का तो इनका नंबर आखिरी। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तब भी इनका डिविडेंड नहीं दे रही, क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो ये गधे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में? बेटा गधे नहीं है, सबसे काम के लोग यही हैं। देखो अगर आपको 8-9% का लालच है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आपको 8-9% दे देती हैं, ठीक है ना? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लो, ठीक है ना, कर लो बेटा, केवीपीज, किसान विकास पत्र, शायद नाम सुनाओ मुझसे, एनएससी खरीद लो पोस्ट ऑफिस का, दे देगी 8-9% आपको। पहले तो बैंक एफडी भी 8-9% दे देती थी, अब 6% के आसपास देती है। तो बेटा 9% वाली जगहें बहुत हैं, 9% की टेंशन मत लो। रिस्क अगर यहां पर नहीं है आपको, देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट रिस्क है डिवेंचर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो रिस्क ही नहीं है। आपने एक बार कंपनी के डिवेंचर खरीद लिया, मैं आपके पैसे नहीं रोक सकता, कुछ भी रोक सकता हूं, आपके हिसाब से आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे। सर अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हो, वो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वहां रिस्क ले रहे हो? रिस्क तो वहां भी नहीं है। अगर 9% का ही लालच है तो वहां कर दो इन्वेस्ट, रिस्क नहीं लेने का शौक है तो। लेकिन बेटा इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बाबू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा कि आप कंपनी को सबसे कम रिस्क है, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आपको सबसे ज्यादा रिस्क है। मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं डिविडेंड नहीं दे रहा, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे 10 साल ना दो, आप बैठ के इंतजार करते रहोगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर जब कंपनी देती है ना तो हद तोड़ देती है। सर मैंने क्या बोला, बचता आपके लिए ही है, कुछ भी बच जाए। सर बचने को मैं 2 करोड़ नहीं कमा सकता। अच्छा मैं ये सोचो, मैंने 20 लाख की जगह 2 करोड़ कमाए होते, सर डिवेंचर को कितना देता? मैं ये कहता मैंने 2 करोड़ कुछ ज्यादा कमा लिया, ले तो कुछ ज्यादा ले ले, कितना मिलेगा तुझे? तो वही मिलेगा 9%, तेरे 10 लाख पे 9% ले तो चल, तो निकल, तेरा काम हो गया 90,000। सरकार ने कह दिया जी मेरा 6 करोड़ टैक्स है, सरकार को भी लो जी सरकार आप भी 6 करोड़ टैक्स दो। मेरे वहां अभी भी बच गया लगभग 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़। प्रेफरेंस को ये कह दूंगा कुछ ज्यादा ले ले, नहीं तू भी 1,20,000 ले, तू भी साइड हो। किसके लिए बच गया सारा? इक्विटी के लिए। और बेटा जनरल केस में ये क्या 9 और 12% की बात कर लो, इनके लिए 30-30, 40-40% तो बचता ही बचता है, हर साल बचता है 30-30%। और बेटा रिकॉर्ड है कई चीजों में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इन्फोसिस एक कंपनी है बेटा, आ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट डिविडेंड पेयर इन इंडिया। एक बार इसने डिविडेंड बांटा बेटा 3000%, 3000%। समझते हो बेटा 3000% का मतलब क्या होता है? 30 गुना पैसा दिया। सुन लो, आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए एज अ इक्विटी ओनर, मैंने इन्वेस्ट करे फर्दर, आपको इतने साल मैंने कमाया, 1 साल मैंने आपको 30 लाख रुपए दिए और आपको बोला ये सिर्फ रिटर्न है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है आपकी 1 लाख, ये तो सिर्फ डिविडेंड दे रहा हूं।
ये भी दूंगा कभी ना कभी वापस। 30 गुना पैसा करके दिया, 3000% डिविडेंड। बेटा हीरो होंडा जब लास्ट ईयर अलग हुई, मर्ज हुई, बेटा अलग हो रही थी, डीमर्जर हुआ उनका, बाबू हीरो होंडा ने 2400% डिविडेंड बांटा। हाँ जी सर, 9%। 9% वाले कहाँ गए जी? 12% में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये 2400%। सर जिंदगी का सिंपल सा प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है सर, कमाता भी वही उतना है। क्यों अर्जुन, यही बात कह रहा था ना भाई? तो समझ आई बात? दूसरी बात बेटा, खाली ये इकलौती वजह नहीं है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, दूसरी काम की वजह बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। बेटा ये कंपनी के मालिक होते हैं, आप मालिक नहीं हो, आप मालिक नहीं हो, मालिक सिर्फ आप हो। और बेटा मालिक क्यों बोला जा रहा है, इसको सुनना, बहुत काम की बात बोलूंगा। बेटा मेरा मानना यह है, जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना होता है, इट इज मेयर लोन। देखो आपका पैसा वापस कर रहे हैं, चाहे 20 साल में करना हो, आप सिर्फ लोन हो। आपका पैसा भी वापस करना है, चाहे 10 साल में करना पड़े, चाहे 20 साल में करना पड़े, आप लोन ही हो। मैं सिंपल सी स्टेटमेंट देता हूं, जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ लोन हो सकता है। बेटा क्या इक्विटी का पैसा वापस नहीं करना होता? कंपनी नहीं करती बेटा, पूरी जिंदगी नहीं करती कंपनी, इसीलिए आपको ऑनर बोला गया। कैसे नहीं करती समझना। मैं बोलता हूं बेटा, ये शुरू के 7% बेटा गौतम, हिमांशु, शिवम, अंकित, गुरकीरत, राहुल और माधव, ये 7 मेंबर है कंपनी के। इन्होंने मुझे 1-1 लाख रुपए दिए एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने इन्वेस्ट कर दी। ये आज आए, आज कंपनी शुरू हुई, आज ही इन्होंने पैसे दिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अगले दिन राहुल आ गया कि लाओ कंपनी 1 लाख रुपए वापस कर दो। सब हंस रहे, यार बता यार, आ नहीं सकता बाबू। अगले दिन राहुल आ गया कि लाओ कंपनी मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दो। बेटा देखो, अगर आप इस बात को समझो कि अगर कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी दिन उठ के आ जाए, तो कंपनी तो कभी जिंदगी में अपने ऑपरेशन चला ही नहीं सकती। आपने 7 लाख दिए, मैंने 5 लाख की तो मशीन खरीद ली, 2 लाख का रॉ मटेरियल मंगा लिया कि मैं प्रोडक्शन करूंगा, बेचूंगा, कमाई होगी, कमाई आप में बांटूंगा। आप में से एक बंदा उठ के आ गया, लाओ जी मेरे पैसे दो, कहां से दे कंपनी? रॉ मटेरियल बेचे या मशीनरी बेचे? अगले दिन अंकित उठ के आ गया कि लाओ 1 लाख, तो सर कहां से देगी कंपनी? तो ऐसे ही डिस्टर्ब होती रहेगी। कंपनी क्या करती है, सुन लो। अब बेटा ये बात जितनी समझ में आ जाए उतनी रख लेना, क्योंकि आप मुझसे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके हो, मेरे हिसाब से समझ आनी चाहिए। बेटा कंपनी क्या करती है, आपको शेयर देने से पहले किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में, एक शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट जरूर कराती है। राहुल मेरे पास आया कि लाओ जी 1 लाख रुपए वापस, तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। एक शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर मेरे शेयर लिस्टेड है, वहां जाकर बेच। तुझे पैसे की जरूरत है, वहां जाके बेच, कंपनी नहीं देगी। राहुल ने शेयर बेचे, अनुराग ने खरीद लिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। मेरे पास पहले भी 7 लाख थे, आज भी 7 लाख है, बस एक ही फर्क पड़ा, मेरे शेयर होल्डर का नाम बदल गया। मैं एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बनाता हूं, जहां पर मैंने राहुल का नाम काटा, लिख दिया अनुराग, बस यही फर्क पड़ा। अंकित आज ही पैसे दो, मैंने कहा है नहीं, बेच ले जाकर शेयर मार्केट में। अंकित ने बेचे, अर्जुन ने खरीद लिए, मैंने अंकित का नाम काटा, लिख दिया अर्जुन। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कंपनी कभी भी अपने जीते जी पैसा वापस नहीं करती बेटा, इक्विटी का पैसा कभी नहीं देती बेटा, मरने के बाद देती है। और कंपनी का मरना मतलब लिक्विडेशन। बाबू कोर्ट ने कह दिया कंपनी बंद, अब कंपनी लिक्विडेट हो गई, मर गई। अब देगी किस सीक्वेंस में? इसी सीक्वेंस में सबसे पहले डिवेंचर के पैसे वापस, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल अगर बचे तो। और बेटा किसको देगी? जिसका आखिरी में रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में नाम लिखा होगा। अब राहुल का नाम नहीं है, उसको तो पैसे मिल गए थे बेटा अनुराग से। अब अंकित का नाम नहीं है, उसे अर्जुन से पैसे मिल गए थे। अब जिन 7 लोगों का लिखा है उन्हीं के पैसे वापस करूंगा अगर बचे होंगे तो। अच्छा तब क्या होगा अगर 7 लाख की जगह 14 लाख बच गए कंपनी में? 14 ही मिलेंगे,
अब 7 नहीं मिलेंगे, डबल डबल मिल जाएंगे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, देखो सुनो, आपने 7 लाख दिए, मैंने 7 लाख इन्वेस्ट करे, मैंने 7 लाख से 7 लाख ही और बना दिए, मान लो 8-9 साल कंपनी चली, 7 लाख से 7 लाख कमा दी, ठीक है, ठीक है। मान लो बेटा मैंने एक 8-10 लाख रुपए का लोन लेकर रजिस्टर्ड ऑफिस खड़ा किया था, वो कर्जा हमारे ऊपर आज भी है, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिस 10 लाख की जगह 20 लाख का हो गया। सर आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 10 लाख तो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस से कमा लिया, 7 लाख आपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमा लिया, और 7 लाख इनका देना था वो भी पड़ा, 24 लाख हो गया 7 लाख का। वो किसका है? वो भी इनका। सर 24 करोड़ नहीं हो सकता, 24,000 करोड़ नहीं हो सकता, सब इन्हीं का है। हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि रिस्क लेते हैं, रिटर्न का राइट इनका है, और बाबू होना भी चाहिए। रिटर्न किसको मिलती है? मालिकों को मिलती है। मालिक कौन है? यही मालिक है बेटा। मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी, ये मालिक हैं। और मालिक क्यों है? मालिक होने से क्या होता है? क्या राइट आता है? सुनना बड़े काम की चीज बेटा। कंपनी को जब भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, सर आप कोई नहीं हो, आपसे तो बेटा हमने लोन लिया हुआ है कायदे से, आपसे भी लोन लिया हुआ है, मीटिंग सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की बुलाई जाती है। इन्हीं को राइट होता है वोट करने का, वोटिंग राइट इनके पास है, इसलिए इन्हें ऑनर बोला जाता है। सर आपकी तादाद 50,000 भी हो सकती है शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने बोला था ना मैं इक्विटी वर्ड नहीं लगाऊंगा कहीं पर भी, लगाते ही नहीं है बेटा। हम शेयर कैपिटल बोले इक्विटी शेयर कैपिटल, हम बोले डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड, मैं बोलूं शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। आपकी तादाद 50,000 1 लाख भी हो सकती है, तो क्या दिक्कत है बेटा? आप 1 लाख लोग एक बार तो बुला लिए जाओगे बेटा, या घर से ही कह दिया जाएगा कि वोट कर दो। 1 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते ना एक जगह पर। सर ऐसी दुनिया में कोई जगह जहां 1 लाख लोग बिठा के मीटिंग की जाएगी और उनको एग्री कराया जाएगा एक चीज के लिए? हो ही नहीं सकते भाई, 2 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। मैं बोलता हूं 2 लोगों की सोच नहीं मिलती, 1 लाख की कहां से मिलाओगे? सर ऐसा होता है, कंपनी क्या करती है? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। वो अपॉइंट किस में से होते हैं? शेयर होल्डर में से ही अपॉइंट होते हैं। आपकी तादाद 1 लाख है, कल को डिसीजन मेकिंग करनी हुई, 1 लाख लोग कहां आएंगे बेटा बार बार, और डिसीजन मेकिंग कभी नहीं होगी। इट विल क्रिएट chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने 1 लाख लोगों को बुला लिया। हमने बोला कि हम 10 लाख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे अपने, ठीक है ना, और आप सब 1 लाख लोग घर से वोट कर दो। जो पहले डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना चाहता है पहले तो वो बताओ। मान लो बेटा 50 लोगों ने कह दिया कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हमने कहा 50 के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन वोट करेगी, जो 10 लोगों को हाईएस्ट वोट मिलेंगे इनको हम अपॉइंट करेंगे ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन बेटा 1 लाख शेयर होल्डर में से 50 ने डायरेक्टरशिप के लिए बेटा एग्री किया, लेकिन 10 लोगों को जिनको हाईएस्ट वोट मिले हमने उनको डायरेक्टर बना दिया। इनके लिए वोट किसने करा? इक्विटी शेयर होल्डर ने, बाकी कोई कहीं नहीं है बेटा। कल को डिसीजन मेकिंग कौन करेंगे? यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बेटा ये तो समझ में आ गया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शेयर होल्डर ही होते हैं, और कल को ये गलत करते हैं कुछ भी बेटा, दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर, जवाबदेही इनकी शेयर होल्डर के लिए है। हर हाल में ये मालिक है बेटा, वोटिंग राइट इनके पास है, डिसीजन मेकिंग इनके पास है, डायरेक्टर अपॉइंट करना इनके पास है, काफी सारे डिसीजन इनके हाथ में। समझ आया बेटा इक्विटी शेयर क्या होते हैं? क्लैरिटी हुई अच्छे से? ये समझ में आया कंपनी जिंदगी भर पैसे कैसे नहीं वापस करती इनके, कैसे इनके पैसे यूज करती है। क्लियर बात? तो बुद्धू तो नहीं होंगे ना बेटा। आपको ये भी बता देता हूं, शेयर मार्केट में जितना पैसा इन्वेस्टेड है सिर्फ 1% पैसा यहां पर लगा हुआ है दोनों में, बाकी 99% पैसा शेयर मार्केट का यहां पर। वो लालच ही तो है बेटा जो छोड़ने नहीं देता इक्विटी शेयर, ठीक है ना। सर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो जो मैं ज्ञान दे रहा हूं सर, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस अप एंड डाउन वो भी इक्विटी के ही होते हैं, ठीक है ना। बंदे को लगता है यार कैपिटल गेन ही कमा लूं, कैपिटल एप्रिसिएशन ही कमा लूं, मैंने 3 रुपए का शेयर लिया, क्या पता 20 का हो जाए। लोग तो क्वांटिटी भी ऐसी लेते हैं बेटा, 1-1 करोड़।
₹3 का शेयर लिया, 1 करोड़, 20 करोड़ के हो गए। तो 20 मतलब 20 रुपए का एक शेयर हो गया तो 20 करोड़। तो सर इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के भी चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए दुनिया लालच से कह लो या ऑनरशिप राइट की वजह से कह लो इन्वेस्ट इक्विटी में ही करना चाहती है। ठीक है वृंदा, बढ़े आगे। एक काम की बात लास्ट, फिर छुट्टी। बाबू मेरी तरफ देखना, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। बाबू कंपनी ने कमाए 20 लाख, सबसे पहली पेमेंट देनी है डिबेंचर का इंटरेस्ट, दे दिया जी 90,000, बचा कितना 19,10,000। बेटा देन देने हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस, दे दिए जी 6,10,000, बच गया जी 13 लाख। देन देने हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड, दे दिया जी 1,20,000 रुपये, बच गया 11,80,000। बड़े काम की बात बाबू, कंपनी जब इन 3% को पेमेंट बांट देती है, डिवेंचर को इंटरेस्ट बांट देती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस बांट देती है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड बांट देती है, बाबू जो बचा है ये सारा पैसा इक्विटी को नहीं देती। जनरली कंपनी कुछ पैसा रिटेन करती है बिजनेस में फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। कंपनी ने कहा आज तो प्रॉफिट हुआ है, अगर आज सारा बांट देंगे कल लॉस हो गया तो क्या, कल लोन मांगते फिरेंगे। बेटा कंपनी जितना कमाती है सारा नहीं बांटती, इन 3 को तो देती है पहले, जो बचता है इक्विटी को कहती है सारा नहीं दे रहे आपको, कुछ रोक रहे हैं। इक्विटी ने कहा कितना रोक रहे हो, उन्होंने बोला 1,80,000 रुपए रोक रहे हैं, बाकी 10 लाख का डिविडेंड दे रहे हैं। ये 1,80,000 कहां पड़ा होता है, हमेशा बच्चे पूछते हैं कि बाबू इसी को प्यार से रिटेन्ड अर्निंग बोलता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन किया हुआ पैसा बिजनेस में। 20 लाख कमाए थे आपने, बेटा जब कमाए थे तो कहां आए होंगे, बैंक अकाउंट में 20 लाख पड़े हुए, बैंक अकाउंट से उठाकर दिए पहले 90,000 रुपए, फिर सरकार को टैक्स दिया 6-10 का, फिर बेटा प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया 1-20 का, 1180 पड़े हुए हैं। मैंने कहा सारा तो नहीं दे रहा इक्विटी वालों, कुछ तो रोक रहा हूं अपने लिए। 180 आपने रोके, 10 लाख बांट दिए। ठीक है जी, ये 180 कहां पड़े रह गए, बैंक अकाउंट में। रिटेन्ड अर्निंग हमेशा बैंक अकाउंट में होती है। नाम क्या है, रिटेन्ड। बिजनेस में रिटेन किया हुआ पैसा ही रिटेन्ड अर्निंग है। ये क्या होता है, मोर और लेस योर प्रॉफिट, कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी ने बांटा नहीं किसी को भी, रिटेन्ड अर्निंग। समझ आई रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज होती है। 11th में पढ़ लेते, आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई साहब पसीने छुड़वा दिए मेरे। हाँ जी समझ आई बात। लो अब लास्ट बात काम की। बेटा कंपनी ने मान लो अगले साल लॉस हो गया, आपने 1,80,000 रिटेन करे, अगले साल लॉस हो गया, क्या डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है? सर चाहे बैंक में डकैती डालनी पड़े, इनका तो ब्याज देना, रोक नहीं सकते, कंपनी बंद करा देंगे। तो 1,80,000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा तो है, करो यूज। किस दिन के लिए बचाया था बेटा, इसी दिन के लिए तो बचाया था, अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो दे दिया बेटा हमने 90,000 रुपये उठाकर डिवेंचर को इंटरेस्ट। मैंने 90,000 रुपये यूज कर लिए ना, ये मुझे ये बताओ 90,000 की कंपनी को क्या कॉस्ट आई? सर देखो डिवेंचर को तो इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है, इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड देना होता है, रिटेन्ड अर्निंग को क्या देना होता है? सर आपका पैसा, अपने आप को कोई क्या देता है? ये तो कंपनी का ही तो पैसा है, कंपनी ने तो कमाया था प्रॉफिट। कंपनी अगर अपना पैसा यूज करेगी तो अपने आप को ब्याज देगी क्या? डिविडेंड देगी अपने आप को? हैं? ये तो वही बात होगी, जेब से 10 रुपए निकाल के जेब में डाले, कहते कल तो 11 दूंगा, ब्याज दूंगा। भाई मेरा पैसा, अपने आप को क्या देना होता है? कुछ भी नहीं देना होता भाई। बेटा जब अपना पैसा देना ही नहीं तो रिस्क किस बात का? सर ये 90,000, कल को आप ये कहोगे कि मैंने आज अपने बैंक अकाउंट से 90,000 निकाल लिए, कल अपने आप को 90,000 वापस भी करने हैं। अपने आप को कौन पैसा वापस करता है भाई? जब पैसा वापस ही नहीं करना तो रिस्क किस बात का? और बेटा पैसा लेने के लिए पैसा जरूर खर्च होता होगा, लेकिन रिटेन अर्निंग से पैसा लेने के लिए कौन सा पैसा खर्च करा? ये 90,000 रुपये यूज करने के लिए आपने कौन सा पैसा खर्च करा? इससे बढ़िया सोर्स ऑफ फाइनेंस ना आज तक बना है और ना कभी बन सकता। समझ आई बात?
रिटेन अर्निंग से अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस कोई नहीं है पूरी दुनिया में। नो कॉस्ट, नो रिस्क, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। और आपको बता देता हूं, ये दोनों कंपनी के सच्चे मालिक हैं। जिसका पैसा कभी वापस नहीं करना, मालिक सिर्फ वो। इसका पैसा कंपनी जिंदगी भर नहीं देती, ये अपना ही पैसा, ये कभी वापस करना ही नहीं होता। सिर्फ दो ही मालिक होते हैं बेटा, एक ये और एक ये, बाकी सारे लोन है, कोई भी किसी का भी नाम ले लो। अभी तो मैं आपको और नहीं पढ़ा पाया, मेरे पास टाइम की भी रेस्ट्रिक्शन है, वरना बेटा कमर्शियल पेपर की बात करो, चाहे आप पब्लिक डिपॉजिट की बात करो, चाहे लीज फाइनेंसिंग, कुछ कह लो, किसी का नाम ले लो, सब लोन है। आज नहीं तो कल बेटा सबका ही पैसा वापस करना पड़ता है, इन दोनों को छोड़ दो बस। समझ आई बात? इतनी बात, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाय बाय।